बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट 2। इसमें क्या है कि हम 7.3 में जो हमारे टॉपिक दिया गया है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इन एम्प्लॉयमेंट, इसको शुरू करते हैं। अब इस टर्म से देखो क्या क्या समझ आता है आपको, और इस एनसीईआरटी ने इस हेडिंग के अंदर जो कंटेंट लिखा होगा वो किस किस थीम पर बेस्ड है, हम इसको भी समझेंगे। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, एक टर्म है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात करते हैं हम लोग। तो जो पॉपुलेशन है इसमें से जो भी पर्सन विलिंग और एबल टू वर्क है, विलिंग और एबल टू वर्क और एक्चुअल वर्क, उनको ऐड कर दोगे तो आपको लेबर फोर्स मिलेगा। ये आपका लेबर फोर्स होगा। जैसे कि मैं नॉर्मली बता दूं, एक एज रख लेते हैं हम 15 से 60। तो ये 15 से 60 का जो एज है, इस एज में आप कहोगे कि एक जो पर्सन है वो एक लेबर ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली इतना डेवलप हो चुका है कि वो एज अ लेबर कहीं काम करके अर्निंग कर सकता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो जो भी काम कर रहा है एक्चुअल वर्किंग और विलिंग टू वर्क, या काम ढूंढ रहा है या काम ढूंढ रहा है, तो एक्चुअल मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयड पर्सन, हमारी कंट्री के एम्प्लॉयड और हमारी कंट्री के अनएम्प्लॉयड, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप लेबर फोर्स को प्राप्त कर लोगे। तो ये लेबर फोर्स है। और अब इसमें से सिर्फ एम्प्लॉयड पर्सन को निकाल लो तो वर्क फोर्स आ जाएगा, क्योंकि वर्क फोर्स सिर्फ उन्हीं पर्सन को कंसिडर करता है जो एक्चुअली वर्किंग है। तो देखो, हमारे देश की पॉपुलेशन, उसमें कितना लेबर फोर्स है, मतलब कितने लोग हैं जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है हमें, और उसमें से जो एम्प्लॉयड है एक्चुअल में वो हमारा वर्क फोर्स है। इन तीन टर्म को समझोगे तो आप इस हेड को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेशन रेट की। तो शुरू करते हैं अब हम कि इसमें हमारी एनसीईआरटी ने क्या क्या रखा है। तो देखिए, इसने शुरुआत में लिखा है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर। इसका मतलब है कि वो जो आपको पढ़ाना चाहता है उसमें बता रहा है कि वर्कर और पॉपुलेशन। तो देखो, वर्कफोर्स और पॉपुलेशन, वर्कफोर्स और पॉपुलेशन का एक रेशियो रिलेशनशिप है जो वो आपको पढ़ाना चाहता है। ये वर्कफोर्स और पॉपुलेशन का कैसा रिलेशन है ये समझते हैं हम। मान लेते हैं मेरे घर में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, जिसमें मेरे बूढ़े माँ बाप, छोटा बच्चा जिसके 1 2 3 4 5 7 10 साल का जो लेबर नहीं है वो भी इंक्लूड है, और मेरे घर में सिर्फ कमाने वाले 4 लोग हैं। मतलब 4 लोग ऐसे हैं जो वर्कफोर्स है, जो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इंटू 100 परसेंटेज में फाइंड करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे घर में पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 40%। इसका मतलब मेरे घर में पार्टिसिपेशन रेट 40% है, मतलब 60% लोग डिपेंड हैं 40% लोगों पर। तो कहने का मतलब है हमारे घर में अगर 100 लोग हैं तो 40 लोग एम्प्लॉयड हैं, 10 हैं तो 4 लोग एम्प्लॉयड हैं। तो इससे पार्टिसिपेशन रेट समझ आता है। ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब हमारे देश में उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, और ये जितना कम होगा इसका मतलब हमारे देश में उतनी ही कम एम्प्लॉयमेंट है। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी कम अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये जितना कम होगा उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो पार्टिसिपेशन रेट एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखो, ये एक रेशियो रिलेशन है जो क्या करता है, जो हेल्प करता है एनालाइज करने में, हेल्प करता है एनालाइज करने में कि आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है, आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है। तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है, तो मैंने अभी बताया कि अगर ये जो रेशियो है ये अगर ज़्यादा है, ग्रेटर है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि द इंगेजमेंट ऑफ पीपल इज़ ग्रेटर, अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब आपके देश में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अगर ये मीडियम है तो इसका मतलब, और लो है तो इसका मतलब कि कम एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जितने ज़्यादा होगी उतना अच्छा है एक कंट्री के लिए, और जितना कम होगा उतना बुरा है एक कंट्री के लिए। तो बेसिकली ये इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही बता रहा है कि आपका जो वर्कफोर्स है वो अगर पॉपुलेशन का मेजॉरिटी पार्ट एम्प्लॉयड है तो आपकी कंट्री और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और आपकी जीडीपी अच्छी चल रही है। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं अगले पॉइंट में क्या कह रहा है। तो देखेंगे हम लोग कि इसमें उसने पॉपुलेशन को डिफाइन किया है, पॉपुलेशन होता क्या है। तो आप और मैं सब जानते हैं कि पॉपुलेशन बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो भी एक जगह है वहाँ रहने वाले लोगों की काउंटिंग है, संख्या है, कितने लोग रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, यहाँ लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फाइंड करना है आपने, तो डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहा है तो इंडिया यूज़ कर रहा है, वर्कर को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, मल्टीपल बाय 100, जो फॉर्मूला अभी हमने यहाँ लगाया। तो आप वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मिल जाएगा आपको। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आप मेरे को सुन रहे हैं और ये टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप अपने घर में देखिए कि आपके घर में कितनी पॉपुलेशन है, उसको नीचे रखिए। आप अपने घर की पॉपुलेशन को नीचे रखिए, और अपने घर में जो वर्किंग है, मम्मी पापा दोनों वर्किंग है तो दोनों, दादा दादी
जो भी बड़ा भाई सिस्टर जो भी वर्किंग है उनको यहाँ काउंट करिए इनटू 100, तो आप भी अपने घर का पार्टिसिपेशन रेट निकाल पाएंगे। तो हमने अपनी कंट्री का पार्टिसिपेशन रेट निकाला और इस टेबल में हमारी कंट्री का पार्टिसिपेशन रेट आया है। तो पार्टिसिपेशन रेट में क्या बताया गया है, तो पार्टिसिपेशन रेट में बताया गया है कि हमारी कंट्री में रूरल एरिया में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 35 है और अर्बन में 33 है। तो ऐसा क्यों है कि अर्बन एरिया में पार्टिसिपेशन कम है और रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है? एक क्वेश्चन तो इसमें ये बताया है, ये बनाया है, और दूसरा क्वेश्चन उसने ये बनाया है कि आप देखेंगे कि रूरल एरियाज़ की वुमेन्स ज़्यादा वर्किंग है अर्बन एरिया की वुमेन से, तो ऐसा क्यों है? और तीसरा क्वेश्चन वो बताएगा आपको कि मैन जो है वो वुमेन से ज़्यादा वर्किंग क्यों है। तो इन 3 क्वेश्चनों को आपने ढूंढना है। पहले आप यहाँ भी चाहें तो मेरी वीडियो को रोक के सुन सकते हैं, सोच सकते हैं इस बात को कि ऐसा क्यों है, क्यों रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लोग इंगेज हैं काम में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वर्कफोर्स हैं, और अर्बन में उससे कंपैरेटिवली कम है। तो चलिए हम इस क्वेश्चनों को ढूंढते हैं इसके अंदर। तो आपने इसमें देखा कि लिखा हुआ है कि कैसे हमारे देश में पार्टिसिपेशन रेट क्या क्या है। इस पूरे टेबल में आप इसी को पढ़ेंगे। जैसे अर्बन एरिया में 34 है, रूरल एरिया में 35 है, और उसके बाद ये रहा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्यों है। तो देखिए रूरल एरियाज़ में जो इसमें बताया गया एनसीईआरटी में, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और उनके पास अच्छी खासी बैकग्राउंड इनकम, हायर इनकम भी नहीं होती। तो जिस वजह से वो लोग क्या करते हैं, घर में बैठ नहीं सकते। देखो क्या क्या प्रॉब्लम है रूरल पर्सनस के साथ। रूरल पर्सन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो इकोनॉमिकली पुअर हैं, वीक फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। दूसरा एजुकेशन की बात करें तो उनकी एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता। काफ़ी लोग स्कूल कॉलेजेस या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पाते। कुछ लोग अगर जाते भी हैं तो वो बीच में ही डिसकंटिन्यू कर लेते हैं और अपने घर की कंडीशन को देख के वर्कफोर्स बन जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर कि अर्बन एरिया में ये सब प्रॉब्लम नहीं है क्या। तो देखो अर्बन एरिया में हम लोग रहते हैं, तो अर्बन एरिया में क्या है कि उनसे कंपेयर करोगे आप तो आपकी स्टडी ज़्यादा अच्छी है उनसे। और दूसरी बात, हमारे पास स्टडी अच्छी है, ट्रेनिंग सेंटर्स अच्छी हैं, नॉलेज अच्छी है, स्किल्स अच्छी हैं, तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो जॉब हमें सूट करेगा, हमारी एजुकेशन और हमारी स्किल को सूट करेगा, हम वही जॉब करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो हम सोचते हैं कि जो हमारी को सूट करेगा हम उसी को करेंगे। सोचो एक शहर का बच्चा कैसे काम करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि वो उसको अच्छी एजुकेशन दिला सके, उसको 20, 25, 30 तक भी अगर वो काम नहीं करता तो उसे रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जॉब फाइंड करे, उसको करे। तो ये रूरल एरिया में नहीं है, अर्बन एरिया में है। इसलिए रूरल एरिया में वर्कफोर्स ज़्यादा है और अर्बन एरिया में कंपैरेटिवली वर्कफोर्स कम है। क्योंकि भाई रूरल एरिया के लोगों को तो उनका बैकग्राउंड अलाउ ही नहीं करता कि आप घर में रहें। वो तो जैसे ही वर्कफोर्स लेबर फोर्स की कैटेगरी में आते हैं, उस एज में आते हैं, लेबर फोर्स की एज में, उनको घर में रहना अलाउड ही नहीं है। वो अपने घर से बाहर जाकर अपने लिए काम ढूंढते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर होती है। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि क्या क्या इशू, किस वजह से आपका जो रूरल एम्प्लॉयड है, रूरल वर्कर है, वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली अर्बन वर्कर से। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इस टॉपिक में। तो हम देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि फीमेल, अर्बन फीमेल की कंपैरेटिवली रूरल फीमेल ज़्यादा वर्किंग है, तो क्यों। तो देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बना दिया उन्होंने। तो अब आप सोचोगे कि अर्बन एरियाज़ में वुमेंस कम काम कर रही हैं और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कर रही हैं। तो देखो वही बात है कि अर्बन एरियाज़ में जो आप बात करें तो उसमें जो मेल होता है, मेल वर्जन, तो मेल की एक अच्छी जॉब होती है। अच्छी जॉब होने की वजह से वो अपने घर की फीमेल्स को डिस्करेज करते हैं बाहर काम ना करने के लिए। उनको लगता है कि आप को क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, मैं अच्छा अर्न करता हूँ, इसका मतलब अब आपका बस एक ही ड्यूटी है, आप मेरे घर का काम करें, आप मेरे बच्चों को पालें, बस यही आपकी ड्यूटी है, यही आपकी जॉब है। और सबसे अच्छी बात है कि वो ये इतना टफ जॉब करती हैं पर उसको वर्कर ट्रीट नहीं किया जाता क्योंकि उसके लिए उसे कुछ भी पे आउट नहीं किया जाता। तो ये टॉपिक बेसिकली एक कंसर्न वाला भी टॉपिक है क्योंकि इसके एंड में जब आप जाओगे इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए तो आपको यही बोला गया है कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की महिला जो घर में रहकर काम करती है, क्या उन्हें वुमेन वर्कर की कैटेगरी में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या इसमें यही लिखा हुआ है। तो द डिफरेंस इन पार्टिसिपेशन रेट इज़ वेरी लार्ज इन अर्बन एरियाज़। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर कि अभी हमने पढ़ा कि अर्बन एरियाज़ में जो पार्टिसिपेशन था वुमेंस का वो था 14% के करीब और रूरल एरिया में है 17%। आप राउंड करेंगे तो 18 हो जाएगा। चलिए तो किस वजह से 14 और 18 का गैप आ रहा है,
14 और 18 का गैप आ रहा है, ये देखिए 14 है और ये 18 है। तो हम लोग यही बता रहे हैं कि 14-18 का मतलब ये है कि रूरल एरिया में जो वुमेन्स वर्कर हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। अब क्वेश्चन आता है वाई, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्बन एरिया में उनका पार्टिसिपेशन जो है कम है, क्योंकि वो वर्क नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ जो मैन है वो ज़्यादा नहीं करने वाला है और वो अपनी फीमेल्स को बाहर काम करने अलाउड नहीं करता, जिस वजह से इनकी नंबरिंग काउंटिंग कम होती है। पर आप रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ तो पुअर बैकग्राउंड होता है, पुअर बैकग्राउंड होने की वजह से सिर्फ मेल की इनकम से तो घर नहीं चल पाता, तो फीमेल को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है वर्कफोर्स में। वो घर का भी काम करती है, बाहर भी जाकर काम करती है और कुछ पैसा कमा के लाती है और फिर अपनी फैमिली को रन करती है। तो ये प्रॉब्लम है रूरल वुमेंस के साथ, पर अर्बन में ऐसा नहीं है। अर्बन के अंदर तो क्या है कि अर्बन के अंदर लड़की जो मेल है उसकी इनकम अच्छी है, जिस वजह से वो फीमेल है उसको बाहर करने की कोई ज़रूरत काम नहीं है। तो इस पैराग्राफ में यहाँ तक हमें पता चलता है कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट की डिफ़ाइन है वो बहुत ही नैरो डिफ़ाइन है, क्योंकि वो किसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो उस वर्कर को कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, उस वुमेन वर्कर को कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं जो घर में बिना किसी वेज के काम कर रही है, जो अपने फैमिली फार्म में बिना किसी पे के काम कर रही है। तो आपसे इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को ओवर किया गया है। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर एम्प्लॉयड। देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर एम्प्लॉयड दो तरह के एम्प्लॉयमेंट्स की बात करेंगे यहाँ हम, कि सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है और हायर एम्प्लॉयड क्या है। वर्क पॉपुलेशन रेशो जो अभी हमने पढ़ा वो यह बताता है आपको कि आपकी पॉपुलेशन का कितना पार्ट वर्किंग है। इसका मतलब ये है कि आपके देश में जितनी भी जनसंख्या है आपके देश में लोगों की, उसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। पर अब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या वो यह बताता है कि जो एम्प्लॉयड है उसकी कंडीशन क्या है, जो वर्कर है जिस फील्ड में एम्प्लॉयड है वहाँ से वो खुश है या नहीं, उसकी क्या अटैचमेंट है उस वर्क से, वो वर्क को, उस काम को कितना प्रेम करता है, उसके पास अपने काम से लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या ये सब पता चलता है आपको? क्या क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता चलती है आपको? तो इसका आंसर है नहीं, हमें नहीं पता चलता। हमें तो बस ये पता चलता है कि हमारे देश के कितने % लोग वर्किंग है। इसलिए हमें टाइप्स ऑफ वर्कर की ज़रूरत पड़ी और ये हेड एनसीईआरटी का आपको यही बताता है कि टाइप्स ऑफ वर्क कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है और कितने टाइप की एम्प्लॉयमेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम देखेंगे इसमें कि एक एग्जाम्पल के थ्रू वो बता रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है, 3 टाइप्स के वर्कर हैं इसमें, और बता रहा है कि किस तरह से हर किसी का काम दूसरे से अलग है, हर किसी की एम्प्लॉयमेंट दूसरे से अलग है। जैसे कि इसमें एक सीमेंट शॉप ओनर रखा गया है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर रखा गया है और एक सिविल इंजीनियर रखा गया है कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा। तो 3 अलग अलग नेचर के वर्क हैं और 3 अलग अलग नेचर के वर्कर हैं। तो देखिए, जो इसमें सीमेंट कंपनी का ओनर है उसका काम क्या है? तो जो सीमेंट कंपनी का ओनर है वो खुद, उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, वो खुद ही अपने काम को, अपने वर्क को, अपने ओन वर्क को करता है। तो अपने खुद के काम को करता है और उसको जो उसके बदले रिवॉर्ड मिलेगा उसमें उसकी मेहनत, उसका रेंट, उसकी कैपिटल का इंटरेस्ट सब कुछ मिक्स्ड होगा, इसलिए उसे सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाएगा। तो देखिए, जो अपना खुद का काम करता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इस बात को समझेंगे आप पहले कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता क्या है। तो वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट एंड एंटरप्राइजेस टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आप बताइए कौन है सेल्फ एम्प्लॉयड? जैसा कि हमने टॉपिक के हेड में टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के लिए काम करता है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में जो सीमेंट ओनर है वो अपना खुद का काम कर रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी कंट्री में 52% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की 52, मतलब जो भी टोटल पॉपुलेशन से लेबर फोर्स था आपका, उस लेबर फोर्स में से जो वर्क फोर्स था आपका, जितने लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल में 52% लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब वो अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं। और बाकी के बचे कितने प्रतिशत लोग? 25% लोग। 25% लोग क्या है? तो उनको नाम दिया गया कैजुअल वर्कर। देखिए, कैजुअल वर्कर वो होता है जो हायर्ड होता है, जिसको कोई एम्प्लॉयर जो है उसको हायर करता है एज ए एम्प्लॉय, बट उसको किसी तरह की जॉब की सिक्योरिटी या रेगुलरिटी नहीं मिलती। उसको जो पर डे के हिसाब से काम का पैसा मिलता है, वेज रेट मिलता है, इसलिए इसे कैजुअल वर्कर कहते हैं। जिसके काम की कोई श्योरिटी नहीं है, जिसके डेली बेसिस पर काम मिलता है, जिसको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं प्राप्त होती अपने एम्प्लॉयर से। तो ये हायर्ड वर्कर में एक तरीके का चीप क्वालिटी ऑफ, अगर वर्क बात करें तो पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। और इसमें हमारे देश का 25%, ये वाला एरिया आप देखेंगे तो 25% लोग इसमें वर्किंग हैं। ये बेसिकली पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब जो भी कैजुअल वर्कर है वो जनरली पुअर है। और बाकी के जो बचे 24%, इसमें कितने बचेंगे अब आपके जो भी बैलेंस बचे हुए लोग हैं, इसमें से आपके मेरे ख्याल से 23% लोग हैं। तो जो ये 23% लोग हैं ये आपके हायर्ड वर्कर हैं।
तो हम इस एग्जांपल में देखें तो सीमेंट ओनर जो है आपका वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो कैजुअल वर्कर है, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर कैजुअल वर्कर है। और जो सिविल इंजीनियर है जिसको एक कंपनी ने हायर कर रखा है, जिसको एक सैलरी बेस मिलता है, जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली कैजुअल वर्कर से ज़्यादा अच्छा है, उसके पास ज़्यादा राइट्स हैं, ज़्यादा अथॉरिटी हैं, उसको ज़्यादा सोशल सिक्योरिटीज़ मिली है अपने एम्प्लॉयर से, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो काम करने वाला है उसको हम कहेंगे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। तो देखिए 3 टाइप्स निकल कर आते हैं तीनों एग्जाम्पल से। तो 3 टाइप ऑफ वर्क है, सेल्फ, कैजुअल और रेगुलर। तो अब आप सोचिए कि आप अपने आप को कैसा वर्कर समझते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा समझाता हूँ आपको कि मान लेते हैं आप 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आप में से 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने काम को, अपने होमवर्क को पूरा करते हैं, सारे टेस्ट देते हैं और अच्छा मार्क स्कोर करते हैं, और जिनके अच्छी अच्छी जॉब्स की माइंड में थीम है, इमेज बनी हुई है कि मैं अच्छे अच्छे वर्क करूंगा, रेगुलर वर्क्स करूंगा। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या कोई टीचर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई आईएएस आईपीएस, इस तरह की कोई भी जॉब करूंगा तो वो रेगुलर वर्कर है। तो देखिए इसकी परसेंटेज कम होगी क्लास में। और बाकी जो बच्चे कंटिन्यू नहीं है, पढ़ते नहीं हैं, अपना होमवर्क नहीं करते और आधे से ज़्यादा क्लासेस मिस करते हैं, बंक करते हैं, वो आपके कैजुअल वर्कर बनेंगे। इसलिए आपने सुना होगा ज़्यादातर टीचर एग्जांपल भी लेते हैं कि अरे आप पढ़ोगे नहीं तो रिक्शा चलाओगे, रेडी चलाओगे, मतलब कि वो आपको बता रहे हैं कि आप कैजुअल वर्कर बनोगे। और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो नवाब मीन्स आपको रेगुलर वर्क मिलेगा। और बाकी जो बचा मेजॉरिटी पॉपुलेशन, तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटिशन, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं पर फर्म्स कम हैं, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो जिस वजह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं पर पैदा नहीं होता, वो पास नहीं हो पाते, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, या फिर खुद का कोई काम करना शुरू चाहते हैं, तो इस तरह के लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। तो यही है, आप भी अगर अपने आप को कहीं देखेंगे एज ए एम्प्लॉयड, एज अ वर्क फोर्स, तो इन्हीं तीनों में से आएंगे। और अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो आप एम्प्लॉयड टर्म में ही नहीं आएंगे, आप अनएम्प्लॉयड होंगे। तो सीधी सीधी बात है, इस पाई चार्ट पर ये परसेंटेज बनाया गया है सारा, इस एग्जाम्पल के बेस पर। आगे हम शुरू करते हैं। आगे क्या बताया भी उसने, 7.1 देखिए 7.1 है। अच्छा, इस जो 7.1 है आपका, इसमें क्या बताया, तो कह रहा आपने नोटिस किया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर ज़्यादा है। हमने कहा हाँ जी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो आगे के इस पूरे पैराग्राफ में बस हम यही समझेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों ज़्यादा है, कैजुअल वर्कर क्यों कम है, या रेगुलर वर्कर क्यों कम है, हम यही समझेंगे इसमें। तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि अभी हमने इसी पे डिस्कस किया कि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्स की कमी है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स की वजह से, और ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हमारे पास ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं जॉब की। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से हम रेगुलर वर्कर नहीं बन पाते, और कैजुअल वर्कर ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता, इसलिए हम ज़्यादातर अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की काम ही करना पसंद करते हैं। तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहे रूरल हो या अर्बन देखेंगे आप, या मैन हो या मेल हो या फीमेल, दोनों ही साइड ज़्यादा है। जैसे कि इस पोर्शन में आप देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये रहा सेल्फ एम्प्लॉयड। तो दोनों ही पोर्शन में सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है आपका। और अगर हम बात करें रेगुलर वर्कर की, कैजुअल वर्कर की, तो इनके परसेंटेजेस कम है। तो ये जो आपका ड्राफ्ट था वो यहाँ, ये जो नीचे मैंने बनाया है इसमें है, और यहाँ जो ये डिवाइड है मेल फीमेल बेसिस पर डिवाइड है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे बताया गया है कि आपने देखा कि किस प्रकार से गैप बना है, जैसे कि गैप आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये अर्बन वर्कर है, रूरल वर्कर है। अर्बन और रूरल वर्कर में बात करते हैं हम लोग कि क्या किसकी क्या परसेंटेज है, तो इसमें हमें पता चलेगा कि तो 7.1 चार्ट में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने सेल्फ, रेगुलर और कैजुअल वर्कर्स के जो आपको टाइप्स पढ़ाए हैं उनका क्या क्या परसेंटेज है। तो हम लोग पहले बात करते हैं मेल वर्कर की। तो देखिए 52% मेल वर्कर जो हैं आपके वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और जो आपके 25%, ये 24 नहीं है 25% है, तो 25% जो आपके लोग हैं वो कैजुअल वर्कर दिख रहे हैं, और 23 रेगुलर। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि फर्स्ट नंबर पे जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है जेंडर वाइज मेल वर्कफोर्स में, वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेकंड में आपका कैजुअल है, ये सेकंड है, और आपका रेगुलर थर्ड है, तो ये आपका थर्ड हो गया। तो जैसा हमने अभी नीचे परसेंटेज देखी थी वैसे ही परसेंटेज यहाँ ऊपर बना रखी है, 52%, 25 और 23। तो ये परसेंटेज है आपकी मेल वर्कफोर्स की। अब हम फीमेल की बात करते हैं। तो देखो जैसे कि मेल में 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वैसे फीमेल में भी 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो एवरेज 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो देखेंगे आप लोग कि कैजुअल वर्कर में गाँव में फीमेल, फीमेल जो है वो कैजुअल में ज़्यादा है मेल से, 27% है, और रेगुलर में कम है, 21% है। तो जनरली यहाँ ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि फीमेल रेगुलर वर्कर से मेल रेगुलर वर्कर ज़्यादा कैसे है। ऐसी क्वेश्चन ये बन सकता है कि फीमेल कैजुअल वर्कर मेल कैजुअल वर्कर से ज़्यादा क्यों है। तो यहाँ क्योंकि डिफरेंस है, तो आपको 2 मिनट बैठ के सोचना होगा कि ऐसा क्यों है।
क्यों मेल वर्क फोर्स रेगुलर ज़्यादा है फीमेल से, और क्यों कैजुअल फीमेल वर्कर ज़्यादा है मेल वर्कर से। तो चैप्टर में बने रहेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आती चली जाएंगी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि 7.1 क्या कहता है, तो देखेंगे आगे क्या कहता है। वो बता रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आपका मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, मेल के लिए भी, मैन के लिए भी और वुमेन के लिए भी 50% से ज़्यादा लोग उसमें हैं, वो आपका फर्स्ट मेजर सोर्स है। सेकंड में देखेंगे तो सेकंड कैजुअल वेज वर्क को सेकंड बताया गया है दोनों के लिए, एंड नॉर्मल सी बात है बचा आपका थर्ड, तो थर्ड में आपका रेगुलर आएगा। तो हम बात कर रहे हैं रेगुलर की। तो रेगुलर वर्कफोर्स क्या है, तो रेगुलर वर्कफोर्स में आपने पढ़ा कि जो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है बोथ वुमेन और मैन, वो देखा जाए तो उन दोनों से कम प्रोपोर्शनेट है। बट मैंने जैसा बताया था कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो मैन है वो 23% और वुमेन है 21% है, तो द गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन इज़ वेरी लेस। वैसे तो बहुत कम है गैप, पर है। अब हम 7.2 का कंपैरिजन करेंगे, तो 7.2 में आपको रूरल और अर्बन वाइज क्लासिफिकेशन बताया गया है। तो ध्यान से समझिए कि इस पूरे टॉपिक में टाइप्स ऑफ वर्क बताया गया है, आपका टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया गया है। 3 टाइप्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वर्कर, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर वर्कर, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। और फर्स्ट नंबर पे हमारे देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, दूसरे नंबर पे आप हमारे देश में कैजुअल है, और थर्ड नंबर में रेगुलर है। तो 7.2 कैटेगरी में आप देखेंगे तो बताया गया है कि आप अगर अर्बन वर्कर की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं, अर्बन एरियाज़ में जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं वो 38% है, सेकंड नंबर पे है। ध्यान रखना, यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड सेकंड नंबर पे हो गया, ये सेकंड नंबर का वर्क हो गया किसके लिए, अर्बन वर्कर के लिए। फर्स्ट में क्या है, तो 47% लोग रेगुलर हैं। अब यहाँ आप समझिए कि शहरों में मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर कैसे है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले में पढ़ाया था, इससे थोड़ा सा पहले बताया था कि जो शहरों में लोग हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है काम की, क्योंकि वो स्किल्ड हैं, वो स्किल्ड हैं, तो उनको उनकी स्किल की वजह से, उनकी नॉलेज की वजह से रेगुलर इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फर्म्स में जॉब मिलती है, सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती हैं। तो इसलिए रेगुलर वर्क शहर में ज़्यादा है। और शहरों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ रेंट आउट करना पड़ता है, ज़मीन रेंट पे मिलेगी, वर्कर्स को हायर करो, रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको यहाँ सेकंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरह देख रहे हैं। और कैजुअल वर्कर शहरों में कंपैरेटिवली कम होता है रूरल से, तो ये सिर्फ 15% मिलेंगे। तो आप देखेंगे थर्ड सोर्स जो है एम्प्लॉयमेंट का शहरों में वो कैजुअल है। बट अब आप रूरल एरियाज़ की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ दिखती है आपको। यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं हैं, उनकी खुद की ज़मीन है, अपनी ज़मीन पे खुद का कोई काम करते हैं, या खुद के रिसोर्स होते हैं, अपने खुद का वर्कफोर्स होता है, तो वो अपने घर के लोगों को ही यूज़ करके अपने घर के लोगों का ही काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे हमारा रूरल एरियाज़ में जो ज़्यादातर लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हैं। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पे देखते हैं, तो दूसरे नंबर पे हमें मिलेगा कैजुअल वर्कर। तो यार नॉर्मल सी बात है, वर्कर स्किल्ड नहीं है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है तो रेगुलर वर्क नहीं है, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन है उनका रेगुलर वर्क में। तो जो इसका फर्स्ट है अर्बन वर्कर का, वो इसका थर्ड है, और जो इसका सेकंड है वो इसका भी इसका फर्स्ट है, और जो इसका थर्ड है वो इसका सेकंड है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इस पैराग्राफ में बताया गया है आपके, और सोचने का समय दिया गया आपको कि बताइए कि क्यों किसी सेक्टर में, क्यों रूरल अर्बन एरिया में, क्यों मैन वुमेन में मेजॉरिटी कैजुअल है, या मेजॉरिटी रेगुलर है, या मेजॉरिटी सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो क्यों। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ते हुए सिर्फ क्यों सोचना है कि क्यों ऐसा है। चलिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं इसके अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्री एंड ऑफिसेस। अभी इसने हमें क्या करा कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ाया। अब वो कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है उसका सेक्टरल डिवीज़न कैसा है, कि जैसे आप काम करते हो तो वो किस सेक्टर में कंसिडर किया जाएगा। तो इस पैराग्राफ के अंदर हम इन्हीं सब बातों को समझेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है कि अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें कंट्री की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो लेबर फोर्स है, आपका जो वर्क फोर्स है, वो कहाँ इंगेज है और किस सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक अंडर डेवलप नेशन ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड होता है, इसी तरीके से जो डेवलप्ड नेशन है वो सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड होता है। तो हम लोग इसी तरीके से बात करेंगे। हर एक कंट्री जो अंडर डेवलप से डेवलप हुई, उसने अपने आप को एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया। तो हम लोग हमारे देश में, इंडिया में कैसा है एम्प्लॉयमेंट सेक्टरल डिवीज़न, हम इसको इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ाने के लिए टॉपिक ने क्या किया है, आपको बताया है कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको डिफरेंट 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, उसके 8 डिवीजन्स बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इस 8 डिवीज़न में पहला एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विसेज है। तो टोटल 8 है। अब क्या किया है कि 8 ज़्यादा बड़ी कैटेगरीज होगी, ज़्यादा डिवीजन हो गया, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने इसको क्या किया, तो तीन मेजर सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। 3 मेजर सेक्टर में सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। बताया कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, तो पहली दो जो हैं
जैसे कि एग्रीकल्चर और माइनिंग, इसको किस में डाल दिया है, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी में डाल दिया है इसने मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इन सबको इसने क्या किया है, सर्विस में डाल दिया है। और बाकी का जो बचा हुआ है आपका 7th और 8th, इसको इसने सर्विस सेक्टर में डाल दिया है। और यही क्वेश्चन आप जब अपने आप से पूछेंगे कि आपके फादर कहाँ वर्क करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी, तो इसको भी आप जब फाइंड करेंगे तो ये पैराग्राफ भी आपको समझ आ जाएगा। अगर आपके फादर किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं और वहाँ वर्क करते हैं तो वो सर्विस सेक्टर में है। ध्यान से रखना, ऑफिशियल वर्क सर्विस सेक्टर है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग किसी यूनिट्स में जाकर काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं, किसी रॉ मटेरियल को फिनिश करने का काम करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं किसी रॉ मटेरियल की, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, तो वो सेकेंडरी में होगा। और एग्रीकल्चर, माइनिंग जैसी चीज़ों को हम प्राइमरी में कहते हैं। तो मेरे ख्याल से शहरों में रहने वाले लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको पता होगा कि उनके फादर ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में डिपेंड होंगे, मतलब ज़्यादा जो उनके फादर की वर्क एम्प्लॉयमेंट होंगी वो सर्विस सेक्टर में होगी या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में होगी। और रूरल एरिया में जिनके फादर काम करते हैं या रहते हैं उन लोगों का ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंसी होगी। बाकी हम इस टेबल में आगे पढ़ेंगे। तो देखो टेबल 7.2 में क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन है आपका। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल इस ड्यूरिंग 1718 का चार्ट है आपका। देखते हैं कैसे डिवीज़न क्या हुआ है। तो देखिए आपकी कंट्री के 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 44.6% लोग, मतलब हमारे देश के टोटल राउंड करें तो 45% लोग कहाँ इंगेज हैं, प्राइमरी सेक्टर में, और 24% लोग कहाँ हैं, सेकेंडरी में, और 31 कहाँ हैं, टर्शरी में। तो इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारे देश की पॉपुलेशन के एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखेंगे इससे और भी डिवीज़न बना रखे हैं जैसे रूरल अर्बन एरियाज़ में। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट 60% लोग कहाँ हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, 20% सेकेंडरी में और 20% सर्विस। मैंने राउंड फिगर में कर दिया इन सब वैल्यूज़ को। तो ये पॉपुलेशन आपकी रूरल एरियाज़ में काम कर रही है। अगर हम अर्बन में बात करें तो देखो जहाँ रूरल में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में थे वहाँ अर्बन में सबसे कम लोग एग्रीकल्चर में, और सबसे कम लोग वहाँ सर्विस सेक्टर में थे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आपके सर्विस सेक्टर में हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा शहर, शहर मतलब अपने आप दिमाग में आता है जहाँ इंडस्ट्रीज़ होंगी, जहाँ ऑफिसेज होंगे, जहाँ इंश्योरेंस, बैंकिंग जैसी वर्क्स होंगे, जहाँ जहाँ रेगुलर जॉब्स होंगी। तो आप समझिए इस बात को कि शहरों में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर मेन है। तो देखो अर्बन एरियाज़ में मेन सर्विस सेक्टर है और रूरल एरिया में मेन प्राइमरी सेक्टर है। तो 7.2 के इसी टेबल को आगे बताया गया, जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का इंडिया के अंदर, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। उसके बाद सेकेंडरी आपको बताया जाएगा, इसमें सर्विस, और टर्शरी बताया जाएगा आपको। तो मैं यहाँ इस टेबल के साथ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सेकेंडरी सेक्टर में किसको बताया गया है, तो सेकेंडरी सेक्टर में 24% बताया गया है और टर्शरी में 31% बताया गया है। तो मेन सोर्स है आपका एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी, फिर है सर्विस और फिर है सेकेंडरी। ये इंडिया की कंडीशन है। और उसने साथ साथ ये बताया है कि 60% जैसे कि मैंने यहाँ बताई रखा है प्राइमरी, उसके बाद 20 आपका सेकेंडरी और सर्विस में भी 20। तो इसी टेबल को आगे एक्सप्लेन कर रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं। आगे इसमें आप बस यहाँ जो क्वालिटी और समझने वाली बात है, जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ चाहिए कि क्यों रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है और क्यों अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है। बस आप अगर इस बात को ढूंढ लेते हैं तो इसका मतलब ये पैराग्राफ आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी पैराग्राफ पे बनाया गया है ये पूरा टॉपिक। और बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर मेल और फीमेल वाला भी है, तो मैन और वुमेन वाला, तो मेल फीमेल में भी देखते हैं। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करें तो 40.7% लोग इंगेज हैं, फीमेल 57.1 है। तो मेजॉरिटी जो मैन और वुमेन है आपकी, मेल फीमेल है, ये लोग प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर है, और तीसरा इनका सेकेंडरी सेक्टर है। तो जैसा आपकी टोटल पॉपुलेशन शो कर रही है वैसा ही ये जेंडर डिवीज़न भी शो कर रहा है, मेल और फीमेल का। अब बस यही समझिए कि रूरल और अर्बन में कौन से सेक्टर में डिपेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, मेल और फीमेल में किस सेक्टर में किसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में फीमेल ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेल ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर में मेल ज़्यादा है। तो बस यही टॉपिक इसमें बना हुआ है, इसी से रिलेटेड कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है वो आपके लिए। तो इस तरीके से आपका ये 7.5 भी कंप्लीट होता है कि कैसे सेक्टरल डिवीज़न हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का बना हुआ है।